आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्विस मैटर्स यानी मुलाजमत से जुड़े हुए मामलात, पहले उन तमाम मामलात से हाईकोर्ट डील करती थी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसके मंत्री एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जतिंद्रा सिंह हैं, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके तहत अब इन तमाम मामलात के साथ कैट चंडीगढ़ डील करेगा। यानी अब अगर जम्मू कश्मीर में काम करने वाले एक चपरासी की ट्रांसफ़र का या उसकी प्रमोशन, पोस्टिंग, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई छोटा सा मामला भी हो, तो उस मामले के लिए भी उसको कैट चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। क्या ये जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के हक में है? और क्या एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर मुलाजमत का सबसे बड़ा सेक्टर गवर्नमेंट है, क्या उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए यह फैसला सही है? इस बात पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील शेख शकील। शेख साहब, ये जो फैसला आया है सही है? देखिए, ये जो फैसला है, मैं सबसे पहले ये कहूँगा इट इज़ अगेंस्ट द पीपल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बड़ी बात, लीगल फ्रेटर्निटी तो इससे इफ़ेक्ट हुई है, मैं ये कहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे यूनियन टेरिटरी के जो मुलाजमीन हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और मैं आपको वर्चुअली ये कहूँगा कि जुनैद साहब, इस फैसले से आई थिंक दी 70% या मैं ये कहूँगा कि मोर देन 70% ऑफ द लायर्स दे विल बी रेंडर्ड जॉबलेस। मैं आपको ये कहूँगा पर्टिकुलरली हमारे वो वकला जिनके पास सर्विस मैटर्स हैं, जो हाई कोर्ट में ही वकालत करते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपना बस्ता गोल करना पड़ेगा और उनको या तो चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ेगा या उनको चंडीगढ़ में अपना एक कैंप ऑफिस जो है वो वहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वकला जो हैं जो कि एक्सपर्ट हैं सर्विस मैटर्स के, जो कि मिसाल के तौर पर हमारे जो बाहर के प्रधान हैं वो सर्विस मैटर्स के एक्सपर्ट हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी वो सर्विस मैटर्स के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, हमारे जिलाली साहब, ठीक है, और जितने भी मैं नाम लूँगा, बहुत वकला जो हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और जिनके पास इम्पॉर्टेंट सर्विस मैटर्स जो हैं वो आते हैं। तो कहने की ये बात है कि हाई कोर्ट में मैं एक चीज़ दावे से कहूँगा, पर्टिकुलरली मैं जम्मू विंग की बात करूँगा, कम से कम भी 400-500 वकला ऐसे हैं कि जो कि सिर्फ हाई कोर्ट में ही रहते हैं, जो कि सिर्फ हाई कोर्ट में सर्विस मैटर्स ही देखते हैं, जिसे कहते हैं बहुत कम, जिसे कहते हैं अगर उनके पास ट्रायल कोर्ट का काम भी है तो उनके एसोसिएट्स जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में उनका काम देखते हैं, तो वो बहुत कम वहाँ पे ट्रायल कोर्ट्स में वो जाते हैं, क्योंकि स्टेक्स वाले केसेस होते हैं और साथ में जिसे कहते हैं कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में शटलिंग होती रहती है। लेकिन अब इसके बाद जब ये तमाम मामलात जो हैं, जिसे कहते हैं कि जब ये चंडीगढ़ चले गए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो वर्चुअली मैं ये कहूँगा कि पीछे बचा क्या, यहाँ आर्बिट्रेशन, PILs, सिविल और हमने हाई कोर्ट से मालूम किया 20,000 के करीब जो केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस मैटर्स के जम्मू बेंच में हैं और लगभग इतने ही ऐसे थोड़े से ज़्यादा केसेस जो हैं वो कश्मीर में हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 50,000 केसेस हैं जो सर्विस मैटर्स के इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं, जिसमें आपने भी किसी केस की कोई तारीख आपने भी ली होगी, तो अगली तारीख अब हाई कोर्ट में होगी या कैट चंडीगढ़ में होगी, बिल्कुल साफ तौर पर, ताकि लोगों को समझ में आए। देखिए, जो नोटिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन निकला है, इसके बाद मैं ये समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि हाई कोर्ट विल बी फंक्टस ऑफिशियो। हाई कोर्ट को कोई भी जुरिस्डिक्शन या कोई इख्तियार नहीं होगा सर्विस मैटर्स को सुनने का, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट अगर इसको सुनेगी भी, तो मुझे लगता नहीं है कि हाई कोर्ट में कोई भी जज जो है इस नोटिफिकेशन के बाद, जबकि हाई कोर्ट से इख्तियारात ले लिए गए, ठीक है। देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जो है, देखिए मैं आपको बताऊंगा, पोस्ट 5 अगस्त ये था कि जो जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विभाग थे, उनके केसेस जो थे वो कैट में सुने जाते थे, ठीक। और जो जम्मू कश्मीर सरकार के मुलाजम थे, मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, वो सर्विस मैटर्स हमारी हाई कोर्ट सुनती थी, ठीक है। लेकिन ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसने
उसकी वजह से और यूनियन टेरिटरी बनने की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो नॉट ओनली द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द एम्प्लॉइज ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोज आल्सो केम विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट। तो कहने की ये बात है, ये तो जो नोटिफिकेशन आया ये तो एक फॉर्मेलिटी है। लोगों को पहले ही आप लोगों को पहले ही मालूम था कि अब ये होनी है। हाँ, ये तो हमें मालूम था, ये तो हमें बिल्कुल मालूम था। और मैं यहाँ पे जुनेद साहब आपसे एक चीज़ कहूँगा, आपको याद होगा कि जब हमारी कोर्ट से रजिस्ट्रेशन की पावर्स ले ली गई थी तो हमारे जनरल हाउस की एक मीटिंग चल रही थी। मैं जस्ट अपने वकला हजरात को और जिसे कहते हैं अपने जहन को ताज़ा करने के लिए मैं उन तमाम लोगों के साथ, क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में बातें होनी है, तो जनरल हाउस की मीटिंग में जिसे कहते हैं कि बहुत कोशिश की गई हमारे ऑफिस बेरर्स के द्वारा और हमारे कुछ सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा वकलाओं को ये समझाने की कि पूरे देश में यही सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन जो है वो रेवेन्यू वाले करते हैं। तो एक वन नेशन वन कानून जिसे कहते हैं, तो हमें समझाने की कोशिश की गई। तो वहाँ पे उस वक़्त चर्चा जो है वो सर्विस मैटर्स की भी हुई थी। कुछ वकला ने उस टाइम ये कहा था कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आने वाले दिनों में सर्विस मैटर्स की भी है। तो उस बार एसोसिएशन के जनरल हाउस मीटिंग में हमारे सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर प्रेसिडेंट सुनील सेठी साहब ने कहा था कि अगर इस किस्म की कोई डेवलपमेंट होगी, सबसे पहले मरण वर्त पे बैठने वाला सुनील सेठी होगा बार के लिए, एज ए सिपाही आदि बार। तो ये मैं सिर्फ ये क्लियर कर देना चाहता हूं अपनी यूनियन टेरिटरी में। अपने ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, जनरल हाउस की मीटिंग में है। आप सुनील सेठी साहब से पूछ सकते हैं, आप हमारे प्रेसिडेंट बार से पूछ सकते हैं, आप हमारे तमाम जो वकला थे जो उस जनरल हाउस में, ये ऑन रिकॉर्ड सेठी साहब ने कहा। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं कहा, क्या ये आप मानते हैं फैसला गलत है? ये बिल्कुल फैसला गलत है, मैंने आपको पहले कहा। लेकिन शकील साहब, बहुत सारे लोग जो आपको देखने वाले हैं, जो फेसबुक पर जिस वक्त आपका इंटरव्यू चलेगा या यूट्यूब के ऊपर चलेगा, तो नीचे कमेंट में लिखेंगे कि जनाब ये शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सर्विस मैटर्स के साथ डील करते हैं, इनके 90% केसेस खुद के सर्विस मैटर्स के हैं, चूंकि वो चले गए कैट चंडीगढ़ इसलिए इन्हें इतना दुख है, मलाल है, वरना ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है, कैट चंडीगढ़ चला गया तो हम वहाँ जाकर पेशी करेंगे, ये भी कुछ लोग कहेंगे। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आपके पास भी 90% जो केसेस हैं वो सर्विस मैटर्स के ही हैं, तभी आप इतने नाराज़ हैं इस फैसले से? देखिए जुनैद साहब, मुझे बतौर प्रोफेशनल मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मैंने आपको पहले कहा मेरा अच्छा खासा काम हाई कोर्ट में सर्विस मैटर्स का है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई लाइवलीहुड के कोई इश्यूज हैं, तो मेरे पास मैटर्स तो हैं ही, मैं आई कैन गो टू द चंडीगढ़, आई कैन हैव वन ऑफ माई ऑफिस इन चंडीगढ़। लेकिन मेरा ये पॉइंट है, मैं आपको जो ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये फैसला इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। देखिए, मैं तो चंडीगढ़ चला जाऊंगा, मुझे मुंह मांगी फीस भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए, मेरा भाई जो क्लास 4 एम्प्लॉई जो गंदोह में है, जो मेरा भाई मड़वा में है, जो टंगदार में है, जो लोलाब में है, सोगाम में है, करगिल में है, लद्दाख में है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर उसकी आर्बिट्ररी तरीके से उसको प्रमोशन डिनाई की गई है, उसको विक्टिमाइजेशन के ऊपर सस्पेंड किया गया है, तो क्या वो पहले लेह से चंडीगढ़ जाएगा? और वो क्लास 4 एम्प्लॉई जिसकी तनख्वाह 30,000 या 35,000 है, वो मुझे बताइए, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को क्या वो 10,000 रुपये फीस देगा? क्या वहाँ पे 20,000 रुपये फीस देगा? ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ, लाखों के हिसाब से कैट में पंजाब एंड हरियाणा के वकील जो है वो फीस चार्ज करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से एक चीज़ कहूँगा, जम्मू कश्मीर हमारी एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी जो कि पहले रियासत थी, यहाँ पे हमारे पास जो भी लिटिगेंट आता है जुनैद साहब, वो किसी न किसी ताल्लुक़ की वजह से आता है। कोई डोडा से आएगा तो वो मुझे जुनैद साहब का रेफरेंस देगा, और मुझे जुनैद साहब फ़ोन पे एक बात ज़रूर कहेंगे, शकील साहब ये मेरे मामा जी का बेटा है, ये बेचारा गरीब है, ये छोटा मुलाजिम है, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मुझे भी ये कंसिडरेशन रहेगी कि मैंने जुनैद साहब को जिसे कहते हैं अकोमोडेट करना है, तो शायद हो सकता है मैं 20%, 30%, 40% थोड़ा सा डिस्काउंट भी करूंगा, और कोशिश करूंगा, अपनी रियासत का या अपनी यूटी का आदमी है, अपने किसी दोस्त का रिश्तेदार है, लेकिन ये कंसिडरेशंस जो है ना अब नहीं होंगी। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, मेरा नुकसान हो जाए बेशक, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको साफ कह दिया,
ठीक है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ कह देना चाहता हूँ कि इसमें लीगल फ्रेटर्निटी अफेक्ट तो हुई है, लेकिन हमारी रियासत के 5 से लेकर 7 लाख तक जो मुलाजिम हैं वो दे आर द डायरेक्ट सफरर्स ऑफ दिस डिसीजन। आप मुझे बेशक जो मर्जी कहें, मेरे कमेंट पे मुझे गालियां निकालें, मुझे चोर कहें, मुझे एंटी नेशनल कहें, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। लेकिन बात जो है जुनैद साहब, हमारी बार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरी बात नहीं पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सरकारी असाइनमेंट्स हैं, वो सरकारी वकील हैं। पर वो तो गई हैं। कैसे गई? वो तो कैट में सारा सिलसिला चला गया, उन्हें भी तो कैट जाना पड़ेगा यहाँ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दे कंटिन्यू टू होल्ड देयर ऑफिसेज एज गवर्नमेंट एडवोकेट्स, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स। जो बाकी मैटर्स हैं उनकी असाइनमेंट्स तो नहीं ना उनसे ली गई। मैं देखूंगा जब उनकी असाइनमेंट्स जाएंगी, फिर उनका मैं रिएक्शन देखना चाहूँगा। अच्छा शेख साहब, जैसे आपने कहा कि 5 से 7 लाख मुलाजमीन हैं, इनके मामले हैं, ये कैट चंडीगढ़ अब सारा चला गया, तो कैट चंडीगढ़ जब आप चंडीगढ़ जाएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी और क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने % वकील ऐसे हैं जो तैयार होंगे इसके लिए कि ठीक है जी, मेरे लिटिगेंट का केस है, मैं चंडीगढ़ जाकर जो है उसकी तारीख जो है वो भुगतने के लिए तैयार हूँ? और क्या ये पॉसिबल है कि वकील के लिए कि वो अपने उस जो एम्प्लॉय बेचारा मुलाजिम है जो उनके पास आया है, वो पूरा का पूरा खर्चा यहाँ से चंडीगढ़ जाने का, फिर चंडीगढ़ में रुकना भी है, वहाँ बैठना भी है, वो चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है और साथ में वहाँ जाहिर सी बात है खर्चा भी ज़्यादा होगा, बाकी तमाम चीज़ें कुल मिलाकर आप यूँ समझ लीजिए कि 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का ही है। तो क्या ये सब आपको भी एडिशनल बर्डन तो नहीं ना डालना पड़ेगा उस बेचारे मुलाजिम के ऊपर जिसकी पेशी अब कैट चंडीगढ़ में होगी? जुनैद साहब, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो वकला हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, डेली एवरेज जो हमारे अच्छे वकला जो सर्विस के केसेस एक्सक्लूसिवली करते हैं, मुझे लगता है उनकी मिनिमम 5 to 7 or 10 अपीयरेंसेस होती हैं। कहने की ये बात है कि उनके 5, 7, 8 केसेस जो हैं होते हैं, और जहाँ जिस लेवल पे सुनील सेठी साहब हैं, अभिनव शर्मा जी हैं, इस लेवल पे तो इन लोगों के तो 25-25, 30-30 तो रेगुलर केसेस लगे होते हैं, डेली मैं कहूँगा डेली बेसिस पे। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री जो फ्रेश केसेस हैं वो भी इन लोगों के 10-10, 15-15 केसेस होते हैं, ठीक है, जो कि डेली जिनकी सुनवाई होती है। तो आप समझ लीजिए कि ये लोग डेली 30-30, 35-35 केसों में पेश होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी सफ़ के वकला आगे, किसी के 5, किसी के 7, किसी के डेली फ्रेश 2 या 4। अब जब यहाँ से ये काम ही ख़त्म हो गया, जब यहाँ से ये काम ही ख़त्म हो गया और ये सारा काम जब ये चंडीगढ़ में चला गया, मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल है, जिसे कहते हैं कि जम्मू से वकला का मतलब वकीलों का, इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस इस किस्म के जो एडवोकेट्स हैं इनको तो प्रैक्टिस ही शिफ्ट करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं चंडीगढ़ में। हाँ, क्योंकि देखिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि हर एक चैम्बर से, खासकर जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, इनके चैम्बर से कम भी 2-2, 4-4 सर्विस हज़ार या 5-5 हज़ार सर्विस मैटर्स जो हैं, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार सर्विस की फाइलें जब ये निकल जाएंगी तो यहाँ हाई कोर्ट में करेंगे क्या? आप मुझे एक चीज़ बताइए। जो लोग मुकम्मल तौर पर सर्विस मैटर्स करते थे, सर्विस मैटर्स के ऊपर डिपेंड थे, जिसे कहते हैं, जब उनके चैम्बर से 70 to 80% काम निकल जाएगा, आप मुझे बताइए वो लोग यहाँ पे करें किसी ना किसी मैटर में, उनको चंडीगढ़ तो जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब ये बताइए कि अब क्या होगा कि कई बार ये होता था कि आपने किसी बड़े बाबू की बात नहीं मानी, या कोई टीचर है उसने अपने किसी बड़े बाबू की बात नहीं मानी, तो वो अपने दफ्तर चला गया, ट्रांसफ़र कर दो इसको, या ट्रांसफ़र करने की बजाय उसको सस्पेंड कर दिया, फ़ौरन वकील के पास आता था और उसको इमीडिएटली रिलीफ भी 1-2 दिन या हफ्ते में मिल जाता था। अब क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जिसकी जेब में पैसे होंगे, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। लेकिन क्या कैट में इतनी जल्दी आपको हियरिंग मिल जाएगी कि आप जाएंगे यहाँ से, आप फाइल करेंगे और फ़ौरन आपको हियरिंग मिल जाएगी? कैट चंडीगढ़, मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कैट चंडीगढ़ के ऊपर हिमाचल प्रदेश एक स्टेट का बोझ है, हरियाणा दूसरी स्टेट का बोझ है, पंजाब तीसरी स्टेट का बोझ है, चंडीगढ़ यूटी है उसका बोझ है, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी और ऐड हो गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई ख़ास आपको वहाँ पर कंसिडरेशन मिलेगी कि आप जाएंगे जी मेरा केस है तो फ़ौरन आपका केस लग जाएगा, सुबह रात को गए सुबह लग गया, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके केस के लगने की? देखिए जुनैद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमारी हाई कोर्ट में सिस्टम ये था
कि अगर सपोज आज हमने कोई फ्रेश मैटर फाइल किया है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी नेक्स्ट डे जो है उसकी सुनवाई होती थी। कैट का एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट है एज पर द एक्ट। आपको सबसे पहले उस फॉर्मेट के मुताबिक अपनी पहले मुकम्मल फाइल तैयार करनी है, फिर उसके बाद वो फाइल बनाकर आपने जो कैट की रजिस्ट्री है आपने उस रजिस्ट्री को वो फाइल सबमिट करनी है। और अगर वो रजिस्ट्री सर्टिफाई करेगी और ख़ासकर वहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं जो कैट में, जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे कि दैट दिस फाइल इज़ डिफेक्ट फ्री, उसके बाद ही जो कैट का जो रेलेवेंट बेंच होगा उसके पास वो फाइल प्लेस की जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्या उनके पास लोड नहीं है ज़्यादा केसेस का? सर मतलब इतनी मतलब 3 स्टेटें, 1 यूनियन टेरिटरी, तो केसेस कम हैं वहाँ पर या हैं ही नहीं? मतलब ये थोड़ा सा जुनेद साहब बहुत बिजी बेंच है जो चंडीगढ़ में है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और देखने वाले अपने साथियों की नॉलेज के लिए सभी लोग जानते हैं, जम्मू में एक सर्किट बेंच भी आया करता था, ठीक है, वो कभी 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो सर्किट। और मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा जो आपने क्वेश्चन पूछा है। अब जो लोग इस फैसले को डिफेंड करेंगे वो लोग अब हमें एक लॉलीपॉप ये भी देंगे कि अब जम्मू में ही एक बेंच जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा या एक श्रीनगर में भी किया जाएगा। मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि 50,000 सर्विस मैटर सुनने के लिए अगर यहाँ आप एक बेंच बिठा भी देंगे तो वो क्या वो तमाम जो लोड है जो यहाँ हाई कोर्ट के बेंचेस 2 या 3 बेंचेस सुनते थे हमारे सर्विस मैटर्स, क्या वो उसका मुतबादिल है? ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है जिस किस्म का पब्लिक प्रेशर इस टाइम जो है और जिस तरह से जो वकला का दबाव है इस टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, मैं जुनेद साहब आपको कहूँगा कि जम्मू से लेकर लद्दाख तक जितनी भी हमारे ये जो काले कोट वाली बिरादरी है इसके ऊपर एक है। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। हालांकि जहाँ तक मेरी एसोसिएशन का ताल्लुक है, आपको मालूम है मेरी एसोसिएशन के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली मेरे जो प्रधान हैं, उनकी एक सियासी वाबस्तगी हुकूमत के साथ है, वो पहले भी थी आज भी है। मुझे नहीं मालूम उनका इस वक्त स्टैंड क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा जो मैं कल रात से सोशल मीडिया पे जो मैं रिएक्शंस देख रहा हूँ अपने सीनियर्स के भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं आपको पहले एक चीज़ कहूँगा कि इसमें हमारे जो सीनियर वकला हैं, देखिए हमारे यंगस्टर्स तो इफेक्टेड हैं ही हैं, वो तो हम उस टाइम भी इफेक्टेड हुए थे जब हमसे रजिस्ट्रेशन पावर्स ले ली गई थी, लेकिन उस वक्त सीनियर्स थोड़े कम अफेक्टेड थे क्योंकि सीनियर्स कहते हैं हम तो रजिस्ट्री करवाते नहीं यार, और ख़ासकर जो पढ़े लिखे वकील हैं उनको क्या ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन की, जाए रेवेन्यू वालों के पास। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारी हाई कोर्ट बार जो है, हमारे जो हाई कोर्ट के वकला जो हैं जो एक्सक्लूसिवली सर्विस मैटर्स को देखते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड है। और देखना यही है हमें कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस सिचुएशन में। और ख़ासकर मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा कि हमारे कुछ यंगस्टर्स, दोज हु आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल, ठीक है, जिनके पास नया नया काम बहुत अच्छा, मैं नाम लूँगा, फ़हीम शौकत भट्ट एडवोकेट हैं, ही इज़ ए वेरी गुड सर्विस लॉयर, ठीक है, उनके पास भी 80-90% जो उनका काम है वो हाई कोर्ट में सर्विस मैटर्स है। तो इस किस्म के वकला जो कि मेहनत से इतना आगे आए हैं, ठीक है, और यकदम जब उनसे इतना बल्क का काम उनसे निकल जाएगा तो वो हाई कोर्ट में करेंगे क्या? नहीं, ये तो काम निकलने की बात तो एक तरफ है, लेकिन लोग कैसे इस फैसले को लेंगे? क्या आपको लगता है कि एक छोटा मुलाजिम जब ये सुनेगा कि अब मुझे चंडीगढ़ जाना है, उसकी परेशानी बढ़ेगी या घटेगी? जुनेद साहब, ये तो आपको वैसे कितने फ़ोन अभी तक आ गए? देखिए, मैं आपको जिस भी शख्स का मुझे फ़ोन आया है, जिस भी मेरे क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया है, वो बहुत परेशान है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम चंडीगढ़ में जाके और चंडीगढ़ के वकील को हायर करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, मेरे पास मैक्सिमम कोई इतने बड़ी जिसे कहते हैं कि कोई सुपीरियर जिसे कहते हैं कि मुलाजमों की वो नहीं है लिटिगेशन, मेरे पास दरमियाना लोग भी हैं, क्लास 4 के लोग भी हैं। तो मुझे अलग अलग जिसे कहते हैं रिएक्शंस आए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों का यही कहना है कि हम लोग चंडीगढ़ नहीं जा सकते, हम चंडीगढ़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा सिलसिला बने कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं अगर ये बच जाएं, ठीक है, तो वो कहते हैं फिर बाकी तो अल्लाह मालिक है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी इतनी तौफीक नहीं है कि हम लोग चंडीगढ़ जा पाए। शेख साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार के साथ जब आपने रजिस्ट्री के मामले में आपने बार ने स्ट्राइक की
और बार के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि आपको उस स्ट्राइक से पीछे हटना पड़ा, और उसके बाद आपके साथ एक वादा किया गया था कि आपकी ठीक जो हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट के बिल्कुल साथ में एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में रजिस्ट्री का सारा कामकाज आ जाएगा ताकि वकीलों को आगे भी से ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन देखने में फिर बाद में ये आया कि आपके वकील जो हैं डीसी ऑफिस में भी पेश हो रहे हैं, एसडीएम के दफ्तर में भी पेश हो रहे हैं, बाकी जगह पर भी जा रहे हैं। वो वादा अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है, वो वादा अभी तक पूरा होना बाकी है। कहीं यही तो नहीं है कि सरकार को लगा कि ठीक है एक स्ट्राइक करके हमने देख ली, उसमें तो जो वकला हजरात थे वो एकदम पीछे आ गए, तो ठीक है अगर हम ये दूसरा स्टेप भी ले लेंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। देखिए जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कहूँगा, जब रजिस्ट्रेशन की पावर हमसे छीन ली गई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये आपसे बात शेयर करूँगा, हमारी जो लीडरशिप थी, जो उसको रोल प्ले करना चाहिए था, हमारी लीडरशिप ने रोल प्ले नहीं किया। मैं साफ बात कहूँगा आपको, वो कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है। तो वो जो मजबूरी है वो आप भी जानते हैं वो क्या मजबूरी थी हमारी लीडरशिप की। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कहूँगा साफ, जिसे कहते हैं ये जो बार है इसकी एक तारीख है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देखिए हमारे जम्मू खित्ते में जब हमारी लीडरशिप फेल हो जाती है, जब हमारे सियासी लोग जिसे कहते हैं अपने फेल हो जाते हैं, तो लोग हमारी तरफ देखते हैं, बार की तरफ देखते हैं। तो मैं ऐसे एजिटेशन बार ने लड़े हैं कि हमारी बार एसोसिएशन के कमरे में यूनियन होम मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी खुद चल के आती थी। आज हमने अपना वकार जो है जुनैद साहब, हमने खुद कब किया, क्यों कम किया? अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमने अपना वकार जो है वो खुद गिराया जिसे कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि हम उस एजिटेशन में भी फेल हो जाते, लेकिन हमारी लीडरशिप ने हमें फेल किया, ठीक है। और ये तक कहा गया कि कोर्ट परिसर के साथ ही पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन का रेजिडेंस है या ऑफिस है, वहाँ पे हम इसको शिफ्ट करेंगे। फिर ये भी कहा गया कि स्पेशल ट्राइब्यूनल की बिल्डिंग में हम ये सारा रजिस्ट्रेशन का काम ले जाएंगे। कहने की ये बात है, कहते हैं रात गई बात गई जिसे कहते हैं, और अल्टीमेटली जिसे कहते हैं एजिटेशन फेल हो गया। और ये मुझे लगता है कि शायद पहली दफ़ा है, या हो सकता है इससे पहले भी हमें कामयाबियाँ ना मिली हों, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोगों ने जो बार ने जिस तरह रजिस्ट करना चाहिए था, बार ने रजिस्ट, और ये पहला एजिटेशन था जुनैद साहब कि हम लोग जिसे कहते हैं, हम लोग सड़कों पे आते थे, हम एक पब्लिक ओपिनियन गार्नर करते थे, हम दुकानदारों के पास जाते थे, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जाते थे, लेकिन ये पहला एजिटेशन था हमारा रजिस्ट्रेशन का जिसमें हम सड़कों पर नहीं आए। क्यों हम सड़कों पर क्यों नहीं आए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं कहूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। शेख साहब, एक और बिल्कुल आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट। कुछ लोग हैं, आप जब तक उनके मतलब की, उनके मुद्दे की और उनकी तबीयत की बात करते हैं, जो चीज़ें उनको सूट करती हैं, जो डाइजेस्ट होती हैं उनको, तो आप नेशनलिस्ट हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप देशभक्त हैं, आप बहुत अच्छे हिंदुस्तानी हैं, और आपसे बेहतरीन हिंदुस्तानी कोई नहीं। लेकिन जब आप बात वो करते हैं जो हक की हो, सदाकत की हो, और बात जम्मू की हो, जम्मू के वकीलों की है, कश्मीर के वकीलों की हो, लद्दाख के वकीलों की हो, आम आदमी की हो, तो फौरन एक नीचे कमेंट आ जाता है ये देशद्रोही हैं, ये एंटी नेशनल हैं। और उसके बाद अगर ख़ास आपका नाम हो तो फिर तो जब बहुत आसान है, फिर तो फौरन जो है फिर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, फिर आपको देशद्रोही कहना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद मुझे ये है कि आपकी मेरी इस बातचीत के नीचे भी वो लोग लिखेंगे ये सब चीज़ें और इस काम में वो लग जाएंगे। आपसे समझना चाहूँगा कि क्या हमारे देश में कोई स्टेट आपके नज़र से गुजरी है, कोई यूनियन टेरिटरी आपके नज़र से गुजरी है, जिस यूनियन टेरिटरी की लीडरशिप ऐसी है कि वो सेंटर से कंसेशन लाने की बजाय जो कंसेशनें सेंटर ने दी हैं उन कंसेशनों को वापस कर देती हो और फिर कहती हो कि ये सब कुछ देश हित में है? यानी गुजरात की स्टेट के मुख्यमंत्री कोई कंसेशन अगर सेंटर से लाते हैं तो बड़ी पीठ थपथपा के कहते हैं जी ये मैंने सेंटर से लाया है और ये खास आपके लिए है। या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर कुछ कंसेशंस मिले हैं तो वो लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने ये कंसेशंस वहाँ से लाई हैं। लेकिन यहाँ ये क्राइटेरिया क्यों है कि हमको सभी कंसेशंस जो है वो वापस दे देनी है
और जब हम ये कंसेशंस वापस दे देंगे तो फिर हम बहुत अच्छे हिंदुस्तानी हैं। ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है ये चीज़। देखिए जुनैद साहब, जो इस टाइम नैरेटिव जो है पूरे देश में है कि अगर आप जो रूलिंग एलीट है, जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, अगर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहला जो लेबल लगता है वो लेबल लगता है एंटी नेशनल का। ठीक है, ये सबसे पहला लेबल है। और ये लेबल सबसे पहले किसको लगेगा? शेख शकील को लगेगा, क्योंकि मेरा नाम है शेख शकील अहमद। क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन किया, मैंने अगर बात उठाई, अगर मैंने डाइसेंट की बात की, आप देखिए ये वाहिद राज्य है, राज्य नहीं जी, अब तो आप केंद्र शासक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड, जेर इंतज़ाम। ठीक है, आप देखिए हमारे एक आईजीपी साहब कहते हैं कि जो डोमिसाइल कानून के ऊपर उकसाएगा किसी को, हम उसको एफआईआर लगाएंगे, हम उसको जेल में भेजेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर 4G की बात नहीं कर सकते, आप यहाँ पे 202 को रिवर्स करने की बात नहीं कर सकते, आप यहाँ SRO 24 की मुखालफत नहीं कर सकते। और आप जूं ही मुखालफत करेंगे, एक जो ट्रॉलर्स हैं, क्या ट्रॉल करते हैं, क्या उसे हम कहते हैं ट्रॉलर्स, उनकी एक इतनी लंबी, इन्होंने IT सेल इतना एक्टिवेट करके रखा हुआ है कि अगर कोई आप जायज़ बात भी करेंगे लोगों के हित में। देखिए आप मुझे बताइए, यहाँ सबसे पहले हमें गिफ्ट क्या मिला? यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमें सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे टोल प्लाजास दे दीजिए। ठीक है, और उन लोगों ने टोल प्लाजास की मुखालफत की थी जो आज लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, जो बेलचे कुल्हाड़ियाँ लेकर जिसे कहते हैं उसको तोड़ने गए थे, बाद में उन्हीं लोगों ने इसकी इनॉग्रेशंस भी की, जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे प्रधान हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि हमने चिट्ठियां लिखी, उन्होंने ये भी कहा, और इवन एक यूनियन सेंट्रल मिनिस्टर साहब का एक ट्वीट भी आया कि जम्मू कश्मीर से हमने जिसे कहते हैं टोल प्लाजास जो हैं वो हटा भी लिए हैं, जिसे कहते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि एक नया टोल प्लाजा भी हमें गिफ्ट कर दिया गया, जिसे कहते हैं जो राजबाग या लखनपुर में जिसे कहते हैं। ठीक है, अभी वो गिफ्ट तो अभी हमने उसको एक्सेप्ट किया था विद रिलक्टेंस, हमें नया गिफ्ट दे दिया गया डोमिसाइल का। फिर उसके बाद दोबारा हमें अपनी छाती पीटनी पड़ी। लेकिन छाती पीटने से पहले यहाँ पे वही लोग जो देशभक्त हैं यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि 90% जो जॉब हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलेंगे। और हमें क्या क्या प्रवचन दिए गए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को compete करना चाहिए नेशनल लेवल पे, जहाँ पे 4G नहीं है, जहाँ के एजुकेशन का स्टैंडर्ड आप जानते हैं। क्या मैं दिल्ली के मॉडर्न पब्लिक स्कूल या सेंट स्टीफेंस का मुकाबला हमारे साइंस कॉलेज का बच्चा कर सकता है? वो नहीं कर सकता। लेकिन हमें आर्गूमेंट क्या दिया गया इन लोगों से कि भाई आपका मेयार जो है, आपको मेयार बनाना पड़ेगा दिल्ली का, जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, जब आप इसको डिफेंड कर रहे थे डोमिसाइल के नोटिफिकेशन को, फिर आपने 2 दिन के बाद उसमें तरमीम क्यों लाई? ये तो आपने लोगों को बताया ही नहीं। ठीक है, आप ये देखिए कि रैना साहब और जो बाकी इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरह जो है इसको डिफेंड किया डोमिसाइल को। और 2 दिन के बाद यही लोग जिसे कहते हैं इसका क्रेडिट लेना शुरू कर लिया कि हमने जनाब जिसे कहते हैं लोगों की पल्स को जानते हुए, जम्मू कश्मीर की पल्स को जानते हुए, खासकर जम्मू के हित के साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं। आप जम्मू के हित की बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू की है? तो कश्मीर किसका है? आप मुझे बताइए जुनैद साहब। तो क्या कश्मीर जिसे कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है क्या? तो कहने की ये बात है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, अब नया तोहफा जिसे कहते हैं। ठीक। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात करूंगा, एक भी बात जो है हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं की या किसी की भी पूरी नहीं हुई, जिसे कहते हैं। आप देखिए 30 जून 2015 को SRO 202 आया। ठीक है, जिसमें अगर आप डेंटल सर्जन हैं आपको बेसिक पे में काम करना है। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं आपको सिर्फ बेसिक पे में काम करना है, आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं, जिसे कहते हैं कुछ नहीं, जिसे। और आपकी जो प्रोबेशन है 2 साल नहीं, आपकी प्रोबेशन 5 साल है। फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा ताज है, हमने जम्मू कश्मीर का विकास करना है। और उसके बाद अब हमारे जख्मों के ऊपर जो नमक से कहते हैं इन्होंने छेड़ा। आप देखिए, मैं आपको दावे से आज एक बात कहना चाहता हूं जुनैद साहब, जिस किस्म का
लोगों का गमो गुस्सा सामने आ रहा है। आप देखोगे बहुत थोड़े दिनों के अंदर यहाँ 2G सर्विसेज भी जो हैं वो भी बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे यार ये तो एंटी नेशनल बात करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी वेब पोर्टल्स हैं ये तो उकसा रहे हैं लोगों को बगावत के लिए भारतवर्ष के खिलाफ। तो यहाँ के जितने भी ये सो कॉल्ड सीडो नेशनलिस्ट हैं ये उसको 2G सर्विसेज के वापस लेने के डिसीजन को भी ये जस्टिफाई ठहराएंगे। और आप ये देख लीजिए 4G की तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए यहाँ पे उलगाववाद है। और आप मुझे बताइए, मैं बार बार कहता हूँ जुनैद साहब, मुझे बताइए जम्मू में कौन सा उलगाववाद है? कहाँ है वो उलगाववाद? वो कहाँ गन्स, यहाँ कहाँ पे बारूद, कहाँ पे इनकाउंटर जम्मू में चल रहे हैं? ज़रा मुझे रैना साहब बताएं तो सही, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, अब ये जो नया फैसला आया है आप देखिएगा 1 या 2 दिन के अंदर आप ये देखिएगा ये फिर जिसे कहते हैं अवाम को मिसलीड करने के लिए कहेंगे हम जम्मू में सर्किट बेंच खोलेंगे। मैं आपको फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, ऑलरेडी जो चंडीगढ़ जो बेंच है वहाँ पे बेंचेस की कमी है, ऑलरेडी वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। वहाँ से स्टाफ को सेपरेट करके जम्मू में बेंचेस बनाना मुझे नहीं लगता, अगर इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इनको क्रिएट करना है उसके लिए इनको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, इनको नए मेंबर्स, जुडिशल मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स उसके लिए चुनने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा मैं आपको फिर ये कहूँगा, ये बहुत बड़ा धचका लगा है हमारी यूटी के मुलाजमिन के लिए। और मैं आपको फिर एक बात ये कहूँगा, वकीलों का तो नुकसान है ही है, लेकिन अव्वलीन जो सबसे मैं ये कहूँगा जो नुकसान हुआ है वो हमारे मुलाजमिन का हुआ है, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। और जिसे कहते हैं ये अल्टीमेटली आप ये देखेंगे विद द टाइम्स टू कम, ये मैं ये समझूंगा कि ये सबसे बड़ा धचका जो केंद्र सरकार ने हमें दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये सबसे बड़ा ब्लो है, ये मैं कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले शेख शकील। आपने साफ तौर पर इनसे सुना कि कैट की जुरिस्डिक्शन, सर्विस मैटर्स को कैट की जुरिस्डिक्शन में दे देना, चंडीगढ़ में दे देना, उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के लिए मुश्किलें होंगी, गरीब लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं और सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर है जम्मू कश्मीर में, वो भी गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर है, यानी सरकारी मुलाजमतें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हैं, जिसकी वजह से लाखों घर जम्मू कश्मीर के चलते हैं। अब फैसला आ चुका है, क्या इसमें कोई तरमीम होगी या कोई बदलाव होगा? अगर कोई तरमीम या कोई बदलाव हुआ वो भी आप तक पहुंचाएंगे, मगर इस वक्त वकीलों का क्या कहना है वो आप सुन ही रहे हैं। पहले हमने आपको, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं सीनियर एडवोकेट BS लाथिया, उनकी बात आपने सुनी, और अब आपने शेख शकील जो वरिष्ठ वकील हैं उनकी बात आपने सुन ली। फैसला आपने करना है, आपने ये तय करना है कि क्या कैट की जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर में उसको एक्सटेंड करना और सारे सर्विस मैटर्स को कैट को दे देना, क्या ये सही है?